मैं ये समझता हूँ, पता नहीं ਤੁਸੀਂ ਕੀ करते हो बच्चे आजकल के बच्चों को समझ नहीं आ रही। बाकी बीमार भी इसीलिए होते हैं, बाजार से खाते हैं। फिर कहाँ से आई हुई हो, इलाका कौन सा है? है खलोता पर, है खलोता कुड़िए। कितना टाइम लगता है बड़ा? बस कितने किलोमीटर है? अभी चेक नहीं किया। रोड मेरा ख्याल है सही नहीं है, पता क्या है। ठीक है, जैसे मोटरवे। चलो चलो, किधर गया? समझदार बनो लड़कियों। तुसी बाद च घर चलाने ने, फर्म चलानी है, दोनों चीजें साथ साथ। चलो जी, मसले मसाइल बताएं जो होमवर्क दिया था। सेल्स टैक्स में क्या मसला है? हाँ, ये भी सेल्स टैक्स में फंसे हो। अजीब तरीके से किया, आप अपने तरीके से कर लें। क्या कहते हैं? अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था? हम्म पहले वो बताओ, जो 20 था वो बताओ, पहले उसमें मसला बताओ। सेल्स टैक्स पे मैं आ जाता हूँ। 20 की है। आज दूसरी क्लास से 100 रुपया लिया है फी क्वेश्चन, और अगर काम ना किया, यह भी कम है। ठीक है, आपने किया बेटी, सात जी। हाँ जी, 20 नहीं किया। आज छोड़ा हूँ, आइंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, क्या कहते हो? रह गया है, चलो मैं बता देता हूँ जी। आपको भी यही मसला है, मैं बता देता हूँ। और ठीक है, हाँ भाई, होमवर्क। चलो आओ। हमने वैसे तो आज आगे पढ़ना है, प्रैक्टिस ही करनी है कैश बजट की, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की पहले बस हमारा खत्म है बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 20 पे पहले आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 20 आप कर रहे थे कल, इसमें ये कह रहे हैं कोई मसला मसाइल है जो हमने नहीं रीड किया था। तो कल जो क्वेश्चन 20 पढ़ रहे थे, उसमें वो कहता है कि बैंक बैलेंस 12 मिलियन का है, और कंपनी ने रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी बैंक से अरेंज किया है कितने परसेंट पे? लेकिन ये 10% के आगे इंग्लिश लिखी हुई है पर एनम, और आप क्वेश्चन पर एनम सॉल्व नहीं कर रहे, आप तो मंथ वाइज सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व करें? तो किसी महीने में अगर नेगेटिव आता है ना क्लोजिंग बैलेंस, तो फिर ओवरड्राफ्ट है। जिस महीने में पॉजिटिव बैलेंस आता है बेटा, उस महीने में ओवरड्राफ्ट, और उस महीने में इंटरेस्ट पे नहीं होगा। हाँ, ओवरड्राफ्ट पे, ओवरड्राफ्ट होगा तो इंटरेस्ट है ना बेटा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ईयरलिंग फाइनेंस, आपकी रिसीट्स कम है और आपकी फ्यूचर में पेमेंट ज्यादा बन रही हैं, तो ये कैश बजट पेमेंट्स के बाद नहीं बनता, बल्कि ये पेमेंट्स करने से, तो ये सारे प्लान डेटे से बन रहा है। तो जब मेरी रिसीट्स कम होंगी, मेरी पेमेंट्स ज्यादा, प्लान ज्यादा होंगी, तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस। और नेगेटिव आने का मतलब है जितना नेगेटिव बैलेंस है वो पेमेंट्स में ओवरड्राफ्ट की मदद से कर रहा हूं, और उस नेगेटिव बैलेंस के ऊपर, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर, या ओपनिंग भी हो सकता है नेगेटिव के, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है, लेकिन मंथली बेसिस पे।
तो आप मुझे जरा आंसर से देख के बता दो जरा, सितंबर का मंथ प्लीज। मैं अब सारा लिख के नहीं कर रहा, मुझे सितंबर के मंथ का ओपनिंग बैलेंस बताओ जी, कैश का बिगिनिंग बैलेंस 12 मिलियन है। मैं थाउजेंड्स में सॉल्व करता हूं कैश बजट। कैश का बिगिनिंग बैलेंस, ऐड कैश की रिसीट्स, कोई नहीं थी रिसीट्स, ठीक है। कैश की पेमेंट्स अदर देन इंटरेस्ट 14,000। अब ये वो तो बड़ी डिटेल से लिखी हुई है, मैंने तो आंसर लिखा है। तो जब आप ये माइनस करोगे तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा विदाउट इंटरेस्ट 20। क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है आपको 2200 का सितंबर के मंथ में ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा। इसमें से अब आपने और क्या पे करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये आपको रनिंग फाइनेंस इतना लेना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव आ रहा है 2200, इसके ऊपर 10% और 12 माह का है तो 1 माह का निकाल लें। 18, मेरा ख्याल है 18 ही आना है, मैं थाउजेंड्स में कर रहा हूं। 18 आएगा नेगेटिव में। तो क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट पेमेंट 22। ये जो क्लोजिंग है ये अगला अक्टूबर का ओपनिंग होगा बेटा, एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए किसी महीने में, यहाँ अगर पॉजिटिव आ जाए फिर इंटरेस्ट पे भी नहीं करना उस महीने में। जब नेगेटिव होगा तब, मुझे नहीं पता अब कितना नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है तो हर महीने में आएगा फिर इंटरेस्ट जी। मैं बता देता हूँ सेल्स टैक्स की वर्किंग बता देता हूँ, सबको उसमें मसला आ रहा है जी। पहले मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 20। किसी बच्चे का कोई मसला 20 में, जिन्होंने किया है, जिन्होंने तो किया ही नहीं वो तो फिटे ही मुंह जी। नहीं, मैं जाती दफा कह दिया था 20, तू पहले उठ के नस गया है। हाँ 15 पे आए। इसमें काफी बच्चों का मसला है सेल्स टैक्स पे, वो कहते हैं करा दें आपकी मेहरबानी, नहीं हो रहा। मुझे लगता तो नहीं कि दोबारा सेल्स टैक्स वाला पॉइंट है, लेकिन कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि आई कैप का पता कोई नहीं, ये सवाल है वैसे बड़ा पुराना, लेकिन ऐसा हुआ है कि पिछली दफा भी बच्चों ने कहा है सर आपके नोट्स में जो पुराने सवाल है ना उनमें से उठाया आई कैप ने। तो वहां से फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि हम जो ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि ये आई कैप ने अपनी वेबसाइट से भी इसलिए उड़ाए हैं। एक लिमिट होती है ना सवालों की। अब वो आई कैप कितने को नए सवाल बनाएगा, यानी कितनी नई सिचुएशन बना सकता है, एक लेवल होता है बच्चे का। इसीलिए उन्होंने उठा दिए कि चलो इन्हीं पुरानी सिचुएशन में से, इंग्लिश तो सेम टू सेम कॉपी नहीं होता, लेकिन को पॉइंट रिपीट हो जाता है, और जब पॉइंट रिपीट होता है तो कुछ बच्चे उसका थोड़ा एडवांटेज ले जाते हैं। पिछली दफा भी बजटिंग में एडवांटेज मिला है बच्चों को। वो कह रहे हैं कि जैसे 9वां 10वां सवाल आपने किया था ना, 8वां या 9वां बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस वाला, कि पता नहीं 9वां किया था या 10वां, उसी तरह का सवाल आया पिछली दफा। बच्चे ये कह रहे हैं लेकिन मैं तो रिवीजन में कराऊंगा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, मैं भी रिवीजन वाले दिन ही देखता हूँ तो जिस दिन कराना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं सेल्स टैक्स बताने लगा हूँ, सिर्फ क्या बताने लगा हूँ। तो पहले मुझे ये बताएं कि कंपनी का सेल्स रेवेन्यू कितना है। किसी बच्चे ने सेल्स रेवेन्यू निकाला है? जी, सेल्स रेवेन्यू वो कैसे आएगा, उसने कहा था ये परचेज कॉस्ट है, इन्वेंट्री कोई नहीं है लिखा हुआ है, नेग्लिजिबल स्टॉक नहीं है, जीपी कितने परसेंट था, तो हमने वो निकाला था, मेरा ख्याल है ये ऐसे करके सेल रेवेन्यू हर महीने का निकाला था, जो ये परचेज कॉस्ट थी डिवाइडेड बाय 80, मेरा ख्याल है या 0.80 ऐसे ही था। तो हर महीने की सेल आ गई थी,
अगस्त था पहला, अगस्त की सेल कितनी थी? 7 लाख। और ये जो सेल आई थी ये एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स थी। सितंबर की सेल कितनी थी? अच्छा, अक्टूबर की 850, नवंबर की, दिसंबर की 7 लाख। ले, ये सेल्स थी, ठीक है। मेरा ख्याल है यही तक डेटा था ना? हाँ ठीक है, ये सेल है। अब ये जो सेल्स आई है ये एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स है। ये जो सेल्स आई है ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी कह देते हैं उसको। जीएसटी मींस जर्नल, इसके अंदर जो टैक्स ऐड होता है उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। और कलेक्शन के लिए जो सेल काउंट होगी रिसीट्स के लिए, वो इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स इस्तेमाल होगी। अच्छा, इसमें 17% ऐड करना बच्चों? अच्छा, डायरेक्ट निकाला? नहीं, मुझे ये बताओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। वन वन नाइन, ये जो सेल्स के पॉइंट पर ऐड किया जाता है इसको आउटपुट टैक्स कहते हैं जी। ये कितना आता है टोटल? जी, ये निकाला था आप लोगों ने जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा जी, ये सेल है। अब कलेक्शन कितने अरसे बाद होनी है? उसने कहा था सेल की कलेक्शन 70% 2 माह बाद और 30% 1 माह बाद। तो अब मैं अगर कलेक्शन लिखना चाहूं तो टेबल बड़ा लंबा चौड़ा नहीं बनेगा, छोटा सा टेबल कलेक्शन का बनेगा। हॉस्पिटल से कलेक्शन 2 माह बाद होनी है और स्कूल से 1 माह बाद, 2 माह के क्रेडिट पर। और ये वो वाला टेबल पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि किस्तें ज्यादा नहीं है, एक ही किस्त में सारे पैसे मिल जाते हैं। तो ये 877, 70% सेल जो है उसको की जा रही है हॉस्पिटल्स को, और 30% किसको की जा रही है? अगस्त की सेल का करोगे 70%, और ये पैसे आपको अक्टूबर में मिलेंगे। और इसका 30% करोगे तो वो पैसे सितंबर में तुम्हें मिल जाएंगे। अगस्त की सेल के पैसे अगस्त में नहीं मिल रहे। तो ये मैं कलेक्शन निकाल रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ सेल। ये हमारी पहली वर्किंग होती है। हमारी जो कैश बजट में मेन पहली वर्किंग होती है वो कलेक्शन ऑफ सेल की होती है। तो इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स जो सेल होगी उस पर रिसीट निकालनी है। अब ये मुझे बताओ, इधर कुछ नहीं आना, इधर कुछ नहीं आना जी। 6250 और इधर 30%। यही है, इसका लिया 70 और 30। जी मुझे बताओ, ऐसे ही है? नेक्स्ट आ जाओ, इसका 70% यहाँ कलेक्ट होगा और 30% यहाँ कलेक्ट होगा जी। पहले 70% लिखवाओ। 53 और नेक्स्ट 30%, सॉरी 2281। अच्छा जी, इसके बाद इसका 70% यहाँ कलेक्ट होगा और 30% यहाँ पे जी। 696150 और इधर
आगे इसका 70% जनवरी में है, 30% इधर है, तो आप 30 ले लें, क्योंकि मेरा ख्याल है मैं ये मंथ सॉल्व कर रहा हूँ। 280 30%। 70 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा ख्याल है वो मंथ मांगे ही नहीं। इनको जाके टेबल में लिख दोगे जो भी रिसीट बनेगी। ये तो मेरी वर्किंग वन हो गई कलेक्शन की, ठीक है। अब मैं आता हूं परचेज कॉस्ट की पेमेंट की। इसमें किसी बच्चे का कोई मसला? बिल्कुल ऐसे ही मैं करूंगा। परचेज कॉस्ट भी मुझे दी हुई है, उसके अंदर जो मैं टैक्स ऐड करूंगा उसको कहेंगे इनपुट टैक्स। क्या कहेंगे? और फिर जो परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी आएगी उसकी इस तरह पेमेंट कर देंगे जी। क्या किया है आपने? वो नहीं चलेगा, वो इस असूल की वॉयलेशन है ना। मैंने क्या कहा था आपको, अगर आपको कल याद हो, मैंने कहा था रिसीट्स और पेमेंट्स जो आपने निकालनी है उसमें सेल्स और परचेज क्या लेनी है, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स फिगर लेनी है। जब भी रिसीट और पेमेंट निकालनी है तो वो आप इस असूल की वॉयलेशन करेंगे, नंबर काट देंगे। वो आई कैप का सोल्यूशन होगा ना जी। दिखाओ एक मिनट। और ये सोल्यूशन किसी और सवाल का तो नहीं है शहजादे? हम्म। उसने मार्जिन रेट को पहले मार्कअप रेट में कन्वर्ट किया, और क्या है, सेल साड़ी भी वही आ रही भाई 750, लेकिन उसने मार्कअप रेट को मार्जिन रेट को पहले मार्कअप में कन्वर्ट किया। क्या जरूरत है लंबे चक्रों में पढ़ने की? अच्छा, मैं ऐसे ही अब परचेज कॉस्ट करने लगा हूँ जी, तो जरा मुझे लिखवाओ। वैसे परचेज कॉस्ट तो क्वेश्चन में शायद गिवन है, इसमें चलो आपकी वर्किंग नहीं होगी ये। वैसे मैंने सेल वर्किंग करके निकाली है, जो मुझे कॉस्ट दी हुई थी उसको डिवाइडेड बाय 0.80 किया है। हाँ जी, बताइएगा जरा प्लीज मुझे, परचेज कॉस्ट कितनी थी अगस्त की? कितनी थी? नहीं नहीं, एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। 6 लाख। इसमें सेल्स टैक्स ऐड करें इनपुट के नाम से, तो ये आ जाएगी परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी। 17%। 1 लाख, तो 7,02,000 अगली परचेज कॉस्ट। नेक्स्ट अगली परचेज कॉस्ट 680, 640। देखें, जब आप सिस्टमैटिकली चलते हैं ना तो मसला नहीं होता। आप हबड़ तबड़ डाल देते हैं सवाल में कि मैं सब कुछ इकट्ठा ही कर लूं। तरतीब से चलते रहे तो मसला नहीं होता। नो डाउट इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन एक दफा समझना जरूरी है। आप पहले ही शॉर्टकट पे चले जाएं। दिसंबर में क्या परचेज को, क्योंकि बजटिंग का सवाल वैसे ही बड़ा लंबा चौड़ा होता है, ऊपर से बीच में को टैक्स का पॉइंट आ जाए और आपके जेन में टैक्स का बिल्कुल ही कुछ ना हो, तो अभी शॉर्टकट्स पे ना जाएं। ये मैंने इसीलिए लिखा है अलग-अलग, ताकि बाद में एफबीआर को जो रिटर्न जमा करानी है उसके साथ कितने पैसे जाने हैं वो तो अभी है ही नहीं। ये जो रिसीट पेमेंट आ रही है ना, ये आपके कस्टमर और सप्लायर के दरमियान है आपकी ट्रांजेक्शन। अभी एफबीआर को रिटर्न के साथ कितना जमा कराना है वो वर्किंग अलग होनी है जी। ये 5,20,000 में जमा करो, कितना आता है? 88,000। तो ये टोटल कितना आता है? जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 00 टोटल करो। और आप सोल्यूशन बाज दफा सामने रख लेते हैं तो वो मिसलीडिंग होता है। सोल्यूशन मिसलीडिंग मतलब मुश्किल तरीके से किया है, उधर वैसे ही बंदा फारिग हो जाता है सोच में, पता नहीं क्या किया हुआ जी। जब आप करके सोल्यूशन चेक करेंगे तो आप
की लर्निंग और है, और अगर छापेंगे तो लर्निंग और है जी। टोटल करें, ये बताएं जी, सही है ये। अब उसने कहा था परचेज कॉस्ट की पेमेंट कैसे करनी है, 10% उसी महीने पे करने हैं, 60% एक माह बाद, और ये तो किस्तों में दे रहे हैं। तो वो जब किस्तों में देते हैं तो वो फिर हमें वो टेबल बनाना पड़ता है पूरा, वो जो मैंने ये वाला टेबल सा बनाया था कि यहाँ लिखते हैं मंथ परचेज कॉस्ट। जब किस्तें हो ना, एक किस्त में सारे पैसे दे दे तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तो 3 किस्तों में पैसे जाने हैं, तो परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ये लिखेंगे। उसके बाद पेमेंट का टेबल बनाएंगे, दोबारा इसमें हेडिंग में मंथ आ जाएंगे, अगस्त सितंबर। वैसे हमें जो महीने चाहिए ना हम उन्हीं को फिल करेंगे, बाकी मैं लिख देता हूँ लेकिन जरूरत नहीं है। तो पहला मंथ है अगस्त, अगस्त की परचेज कॉस्ट कितनी है, 7 लाख। इसका 10% कहाँ पे करना है, अगस्त में ही, 10% अगस्त में ही। इधर सितंबर में कितना, और सितंबर में 30, ओ अक्टूबर में, तो इसका 30% निकालो, क्या आता है 210। बाकी मंथ में क्यों नहीं लिख रहा, मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ, मुझे वो मंथ चाहिए नहीं, पेपर में भी स्किप कर सकते हैं वो मंथ। क्यों नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो मंथ आप टाइम बचाने के लिए इन मंथ को क्या कर सकते हैं, अब इग्नोर कर सकते हैं। आगे चलें, अक्टूबर सितंबर की जो परचेज है, इसका 10% इधर आएगा, 60% इधर आएगा, बताइएगा 36, और इसका 520। नेक्स्ट, अक्टूबर की परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी, 10, 60, और 30, 680। शाबाश। नवंबर में 748, इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, 10%, 280, 60 हो गया। अगला महीना मैं नहीं बना रहा, दिसंबर, लो जी बच्चों, इन 3 माह का टोटल कर लें, जो टोटल आएगा वो टेबल में जाके पेमेंट टू क्रेडिटर लिख देंगे। ठीक है, जो भी आता है मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अभी भी किसी का कोई मसला है तो वो पूछ सकता है, मैं हाजिर हूँ। पुरसकून सॉल्यूशन है, बगैर किसी टेंशन के। अब हमारा एफबीआर के साथ लेन देन है, एफबीआर के साथ लेन देन है। तो एफबीआर का तरीका होता है कि ये जो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स होता है, पहले आपको टैक्स रिटर्न के साथ सेल्स टैक्स पेएबल निकालना है और फिर उसकी पेमेंट करनी है। तो एफबीआर के लिए जो सेल्स टैक्स पेएबल होता है, वर्किंग 3 जी, तो सेल्स टैक्स पेएबल कैसे निकालते हैं या रिफंड कैसे आता है, जी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और आउटपुट टैक्स ऑन सेल माइनस, अगर ज्यादा पॉजिटिव आएगा तो वो पेएबल है, और अगर नेगेटिव आ जाएगा तो वो रिफंड है। पे अभी नहीं हो रहा, पेएबल है, वो अगले महीनों में या कहीं पे होना है रिटर्न के साथ, रिफंड है नेगेटिव होगा तो।
अगस्त का आउटपुट टैक्स कितना था? 127500 और इनपुट टैक्स परचेज पे तो माइनस करके ये पेबल है। फिर सवाल पढ़ेंगे इसकी पेमेंट कब करनी है। अभी ये नहीं लिखना, इसको पेमेंट बाद में, पहले ये निकाल लें। सितंबर में निकाले जी, बस अब ऊपर से सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मेरा ख्याल है सारे महीनों में ना पेबल ही निकलना है। जी आगे। ये सारी कैलकुलेशन कौन कर रहा है? जो हम जिस कंपनी का सवाल कर रहे हैं, इसने ये एफबीआर को पे करना है टैक्स। माइनस करने का मतलब होता है इसने अपने पैसे जो पे किए थे वो काट लिए, बाकी पैसे एफबीआर को जमा कराने हैं। जी जी माइनस आखिरी। अब आपको ये देखना है कि ये रिटर्न के साथ कब जमा कराना है। रिटर्न के साथ उसने कहा था जो भी सेल्स टैक्स पेबल होगा वो अगले महीने की, ये लिखा हुआ सेल्स टैक्स इज चार्ज 7 एड इज पेबल ऑन द 15th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ अलोंग विद रिटर्न। तो अगस्त का जो ये सेल्स टैक्स पेबल है इस रिटर्न के साथ, तो अब आप लिखेंगे पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। तो सितंबर में, सितंबर वाले की अक्टूबर में, अक्टूबर की नवंबर की, और दिसंबर वाले की जनवरी में। लेकिन मुझे इन महीनों से गर्ज है तो ये उठाकर ऊपर कॉपी कर लेंगे टेबल में। लें जी, मुकम्मल हो गया है। उन 10 मसला कितने है? जी भाईजान कहाँ मसला है? हो गया मसला हल? जी आपका मसला। असल रेवेन्यू तो एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, वो सिर्फ रिसीट और पेमेंट के लिए काउंट करना है टैक्स को। सेल्स टैक्स इज ओनली कंसिडर्ड फॉर रिसीट्स एंड पेमेंट्स, या ये रिटर्न के लिए एफबीआर की, बाकी तो कहीं नहीं आई। अगर आपने सेल काउंट करनी है तो असल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स ही है। हम्म, जी जनाब चले आगे। अब आपको ये टेंशन नहीं होगी कि सर ने बताया नहीं था, मैंने आराम से सारी वर्किंग करा दी है जो काम की हैं। बाकी फिर अब आप देख लीजिए। आज हमने वैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का कैश बजट पढ़ना था, तो कैश बजट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आज हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? कैश बजट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो ट्रेडिंग की तरह ही तकरीबन वैसा ही है, लेकिन इसको हम दो हिस्सों में करेंगे। हाँ जी, ट्रेडिंग बिजनेस का कैश बजट तो सिंपल होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस है उसका कैश बजट मंथ वाइज भी मांग सकता है। क्या मांग सकता है? मंथ वाइज कैश बजट भी डिमांड कर सकता है, और पूरे साल का इकट्ठा भी मांगा जा सकता है, या 3 माह का इकट्ठा फॉर द क्वार्टर। अब आपने सवाल को ध्यान से पढ़ना है, वहां पे मंथ वाइज लिखा हुआ है, या फॉर द क्वार्टर या फॉर द ईयर का इकट्ठा भी मांगा हुआ है, फॉर द ईयर।
वैसे फॉर द क्वार्टर भी आ सकता है, 3 माह का इकट्ठा। मंथ वाइज में 3 कॉलम बनेंगे, लेकिन फॉर द ईयर में अमाउंट का एक ही कॉलम होगा। ठीक है, तो मंथ वाइज जो कैश बजट है मैं पहले वो बता रहा हूं। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है उसके मंथ वाइज कैश बजट में मैं एज्यूम कर रहा हूँ 3 माह है, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो उसमें क्या क्या आइटम्स आएंगी? 90% आइटम वही हैं जो आप पहले वो ट्रेडिंग बिजनेस के कैश बजट में लिख कर आए हैं। बस थोड़ी सी चेंज इसलिए होंगी क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में मटेरियल, लेबर, एफओएच नहीं होता, वहां वैसे एक्सपेंस तो होते हैं। तो जनवरी, फरवरी और तीसरा कौन सा है? मार्च। रिसीट सेक्शन में कोई चेंज नहीं है। रिसीट सेक्शन ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस और रिसीट सेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस विल रिमेन। तो सबसे पहले आप कैश का बिगिनिंग बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग कौन से महीने का दिया होगा? हाँ जी बिल्कुल, ऐड करेंगे उसमें कैश रिसीट्स। तो मैंने कहा था कैश रिसीट्स में सबसे मेन चीज होगी कलेक्शन ऑफ सेल, और ये हमारी W1 होगी पहली, कलेक्शन ऑफ सेल। उसके अलावा कोई भी अदर रिसीट्स आ सकती हैं, लेकिन आती ही नहीं वैसे, ज्यादातर होती एक चीज है विच इज कैश सेल्स। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सारी इकट्ठी वर्किंग कर रहा हूँ, तो ये रिसीट्स आ जाएंगी। उसके बाद लेस करना है हेडिंग में कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट्स जी, कैश पेमेंट्स में सबसे पहले मटेरियल की परचेज कॉस्ट जो है वो निकाल के उसकी पेमेंट, परचेज कॉस्ट दी नहीं होगी, मटेरियल की परचेज कॉस्ट की पेमेंट, यही ट्रिकी कैलकुलेशन होती है। सिर्फ परचेज कॉस्ट पे ही बच्चे फंसते हैं, बाकी सवाल का डेटा कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद लेबर की वेजेस कॉस्ट की पेमेंट, अब आगे वर्किंग नंबर खुद लिख लीजिएगा, सब वर्किंग करके आएंगी। मटेरियल लेबर के बाद तीसरी चीज क्या होगी? फिक्स अलहदा होंगे, तो हम वेरिएबल एफओएच की पेमेंट लिखेंगे। फिक्स्ड एफओएच की पेमेंट लिखेंगे। किस चीज की पेमेंट? यहाँ एक मसला पैदा होता है, फिक्स्ड एफओएच में ना डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इंक्लूडेड होता है, और बच्चे लापरवाही करते हुए डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को भी कैश बजट में लिख जाते हैं। हालांकि आपको पता है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैश में पे होने वाला खर्चा, उसकी एंट्री में कहीं पे भी डेप्रीसिएशन टू कैश एंट्री होती नहीं। तो यहाँ जो फिक्स्ड एफओएच लिखने हैं ये एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लिखने हैं। इसी तरह वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस की पेमेंट, फिक्स्ड सेलिंग एंड मार्केटिंग, इसमें भी यही है कि अगर डेप्रीसिएशन शामिल है तो हर फिक्स कॉस्ट अलहदा अदर देन डेप्रीसिएशन लेनी है।
इसी तरह कोई नॉन करंट एसेट परचेज कर रहे हैं, तो नॉन करंट एसेट की कोई पेमेंट करनी हो किस्तों में, टैक्सेस की पेमेंट हो, कोई भी टैक्स, इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स की पेमेंट या डिडक्शन, ये लेंगे। ये सारी पेमेंट्स आप लेस करेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा विदाउट इंटरेस्ट। सिर्फ पेमेंट सेक्शन थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी फॉरवर्ड सेम वही है। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स माइनस, अगर ये माइनस में आता है तो इधर मार्कअप या इंटरेस्ट की पेमेंट आएगी, और क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट आपका फाइनल आंसर है विद मार्कअप। ये ऊपर जाएगा अगले कॉलम के टॉप पे। ये क्लोजिंग अगले महीने का क्या बनेगा, ओपनिंग। नेगेटिव है, नेगेटिव है, मिसाल के तौर मार्कअप अगर पॉजिटिव हो तो शायद इंटरेस्ट ना हो, लेगी। क्या कहते हैं, समझ आ रही है बात आपको। मंथ वाइज कैश बजट, अगर फॉर द ईयर का बजट होगा देन यही सब कुछ होगा, लेकिन मसला ये है कि वहां जो कॉलम बनेगा वो 3 का कॉलम बनने की बजाय या 12 महीनों का कॉलम इकट्ठा बनने की बजाय, ओ अलग अलग बनाने की बजाय इकट्ठा इस तरह एक ही कॉलम बना देंगे। बाकी फॉर्मेट में चीजें वही हैं। फॉर द ईयर में कैश का बिगिनिंग बैलेंस आया हुआ है कई सवालों में, तो बच्चे वो कहते रहते हैं सर मंथ वाइज क्यों नहीं बना रहे, तो मंथ वाइज नहीं बनाना क्योंकि डाटा ही फॉर द ईयर का दिया होगा। कैश रिसीट्स हेडिंग दे के उसमें कलेक्शन ऑफ सेल्स W1, अदर रिसीट्स अगर कोई हुई तो लेस कैश की पेमेंट्स। अब मैं सारी दोबारा वो इंग्लिश नहीं लिखूंगा, बस मेन पेमेंट जो है वो मटेरियल की परचेज कॉस्ट की है, वर्किंग टू लाजमी होनी है ये, मटेरियल की परचेज कॉस्ट की पेमेंट। बाकी फिर जो अदर कॉस्ट हैं जितनी भी हैं वो 1 बाय 1 वो हम लिख के, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आंसर होगा। इसमें 1 साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा बल्कि सॉरी, इसमें भी वो आखिर में इंटरेस्ट होता है अगर कोई हो तो। और ठीक है, कर लेंगे। फर्क सिर्फ क्या पड़ रहा है, इसमें मंथ वाइज में कॉलम ज्यादा है और इसमें एक ही कॉलम है। ज्यादातर बच्चों को जो मसला पड़ता है वो मटेरियल की परचेज कॉस्ट पे पड़ता है। किस पे पड़ता है। अब उस बच्चे को मसला नहीं पड़ता जिसने, मैंने मटेरियल का बजट बताते हुए जब बताया था कि मटेरियल की यूजेज कैसे निकालते और मटेरियल की परचेज। अब वो सवाल में क्लियर लिखा होता है या डेटा होता है, इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन याद नहीं होता। आ जाए जनाब, क्वेश्चन पर आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आएंगे जी। क्वेश्चन नंबर है आपके पास नोट्स में, अगर मैं पीछे आऊं जरा, जहां से कैश बजट शुरू हो रहा है। कैश बजट शुरू हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 कर चुके हैं मेरा ख्याल है। 12 नोट कर लें, आपका होमवर्क है आज का। 13 पर आ जाए, क्वेश्चन 13।
आल्दो वैसे ये पुराने सवाल हैं, लेकिन ठीक है, इतने बुरे नहीं है। क्वेश्चन 13 पर आए। 12 आपने घर से थोड़ा ट्राई करना है, जो ना समझ आए वो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन 13, परचेज कॉस्ट निकालना काम होता है, बाकी कोई मसला नहीं, वो भी रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट, बाकी तो डेटा कॉपी पेस्ट करना होगा मोस्टली। जी 20 नंबर का सवाल है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन मैं साथ साथ पढ़ता जाऊंगा और ट्रीटमेंट करता जाऊंगा। मुझे तो डेटा याद है, टाइम बचाना है ना, नहीं तो ये फिर आधे घंटे में मुकम्मल। वैसे ही इसका ऑफिशियल टाइम 36 मिनट है, तो मैंने तो आराम आराम से पढ़ के करना है ना। 36 मिनट वाला सवाल मैंने तो आधे घंटे में करवाना है अब। तो मैं इसीलिए पढ़ता जाऊंगा और ट्रीटमेंट करता जाऊंगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पर आए, तो वो आपसे कहता है प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द मंथ्स ऑफ जनवरी 2008 से अप्रैल 2008 का, शोइंग द बैलेंस ऑफ कैश या रनिंग फाइनेंस एट द एंड ऑफ। तो मंथ वाइज नजर आ रहा है यहाँ से, ठीक है। जनवरी से लेकर बनाए जी कॉलम, जनवरी से अप्रैल तक के कॉलम बना ले जल्दी से। तो मंथ वाइज कैश बजट, आल्दो वैसे ऐसे शुरू नहीं करते होते, पूरा सवाल पढ़ते होते हैं, लेकिन मुझे तो सवाल याद है पढ़ा पढ़ा के। तो मैं रेलेवेंट डाटा पढ़ता जाऊंगा और ट्रीटमेंट करता जाऊंगा टू सेव माय टाइम। आपने एक दफा सवाल पहले तसल्ली से सारा पढ़ना है, और जो परचेज वाले पैराग्राफ है ना उनको जरा हाईलाइट, बल्कि रिवीजन ही आपने परचेज वाले की करनी है। परचेज कॉस्ट मेरी सही निकल रही है तो ठीक है, नहीं निकल रही तो सारा कैश बजट बनाने की जरूरत। आप 90% काम कर जाते हैं, फंस जाते हैं जाके किस पे, वो परचेज, और नंबर ही उसके होते हैं ज़्यादा। तो जनवरी 2008, फरवरी, मार्च और अप्रैल। जी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। जी डाटा देखें, क्वेश्चन में वो क्या कहता है। स्टार्ट कर रहे हैं। नूरुद्दीन अहमद इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ये बंदा नया बिजनेस शुरू कर रहा है। जब भी कोई नया बिजनेस शुरू होता है उसकी इन्वेंट्रीज ओपनिंग नहीं होती। ही विल इन्वेस्ट हिज सेविंग अमाउंटिंग टू 35 लाख। वो अपनी सेविंग इन्वेस्ट करेगा। जी बताएं जी, ये कैश रिसीट है, पेमेंट है बिजनेस की? हाँ रिसीट्स है, ऑनर पैसे लगा रहा है और वो बोरिंग करना चाह रहा है, और उसने आपको ये डाटा दिया है। तो आजा जी, ही हैज आइडेंटिफाइड अ फैक्ट्री कम ऑफिस प्रेमिसेस एट अ मंथली रेंट ऑफ 80,000 which will be payable in advance at the beginning of, however he needs to give 3 month rent as security deposit. Other fixed cost other than depreciation वो कितनी है? 1/20 जो कि उसी महीने देनी है। तो हमने तो कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। लिख लें पहले फॉर्मेट। हाँ जी, कैश का बिगिनिंग बैलेंस, फिर लिखते हैं आइटम कैश का बिगिनिंग बैलेंस। अभी नया बिजनेस शुरू हुआ है तो मैं डैश डाल रहा हूँ। जो उसने पैसे इन्वेस्ट किए ना बिजनेस के, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं उसको रिसीट्स में लिखूंगा। ऐड कैश की रिसीट्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन उसने किया है बिजनेस के स्टार्ट पे। 35 लाख, थाउजेंड्स कॉमन ले लें जी, पूरी पूरी फिगर लिखना बेवकूफ़ी है। आगे सेल्स की कलेक्शन आएगी, वो तो आनी होती है। अच्छा जी, एक दो लाइनें छोड़ दें और हेडिंग दें लेस कैश की पेमेंट्स। तो अब मैं बुलेट वाइज पढ़ता जाता हूँ और ट्रीटमेंट करता जाता हूँ। जहाँ वर्किंग है वो फिर देख लेते हैं। टाइम बचाओ प्रोग्राम,
तरीका वैसे ये खतरनाक होता है ऐसे सवाल करने का कि बाज़ दफा चीजें लिंक पे हों तो मसला पैदा हो जाता है। जी, लिया जिसके साथ ही ऑफिस है, उसका महीने का रेंट कितना है और उसने हर महीने के बिगिनिंग पर दे देना है, एडवांस में बिगिनिंग पे, यानी उसी महीने में ही आना है। ये कोई एनपीवी नहीं है, ये बिगिनिंग का मतलब पिछले साल के एंड पे ले जाए, नहीं, ये कोई एनपीवी नहीं है। तो हर महीने के बिगिनिंग का मतलब उसी महीने में देना है। तो 80,000 रुपए का मंथली रेंट पे करना है, लिखिए जी, हर महीने का मंथली रेंट। $80,000, मैं थाउजेंड्स कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, मंथली रेंट। उसके अलावा और क्या पेमेंट है, वो कितना है, 3 माह के बराबर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दे रहा है जो कि वापस मिलना है। लेकिन कैश हमने यहाँ पे इनकम एक्सपेंस नहीं लिख रहे, पेमेंट तो की है उसने या करनी है। तो मेरा ख्याल है सिक्योरिटी डिपॉजिट वो कब देना है, वो तो डेफिनेटली जब बिजनेस स्टार्ट किया है जनवरी में, वो हर महीने नहीं देना। 240। आगे चले, सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद और क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड है, डेप्रिसिएशन के साथ है कि डेप्रिसिएशन के अलावा, तो अलावा 120 पर मंथ। तो अदर, ये सारे बुलेट नंबर 1 से लिखा है हमने, अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स की पेमेंट 1,20,000। तो ये जो कॉपी करने वाले होते हैं इनके 1-2 नंबर होते हैं, ये मुफ्त के नंबर हैं, मिल जाएंगे। शायद कई दफा यही मिल जाते हैं, बाकी आज से टाइम ही नहीं बचता। आगे चले, ये बुलेट नंबर 2 भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ही साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ मशीनरी, 18 लाख कॉस्ट है मशीनरी की, और पेमेंट कब की जाएगी, जनवरी में जब मशीन डिलीवर हो रही है। मशीन की लाइफ 5 साल है और उसकी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। ये लाइफ उसने आपको इसलिए दी है ताकि आप उस नई मशीन की डेप्रीसिएशन निकाल के गलती से लिख दें, और हमने तो नई मशीन की कैश है ना, कैश नहीं। तो आपने कितनी पेमेंट करनी है कैश में, जनवरी में। तो लिखिए जी, मशीनरी की पेमेंट बुलेट नंबर 2 के मुताबिक मशीनरी की पेमेंट जनवरी में, किस्तों में पेमेंट नहीं करनी, एक ही दफा। आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पे आ जाए। हो गया ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगी, 60% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन देयर आफ्टर। जनवरी में सिर्फ फरवरी की सेल का 60% बनाना है, और बाकी जनवरी के बाद वाले महीनों की पॉलिसी क्या बताई है, 40% उसी मंथ की सेल का बनाना है, और 60% इस पैराग्राफ से आपके असल में वो निकलेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स। तो वर्किंग कर ले, प्रोडक्शन यूनिट ने टेबल में नहीं आना, वो कहीं और इस्तेमाल होंगे। तो लिख लें, आप अगले सफे पे लिख लें, प्रोडक्शन यूनिट्स की वर्किंग कर लें। तो वर्किंग 1, जहां पे भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं प्रोडक्शन यूनिट्स को ले लूंगा। लिखें हेडिंग दे प्रोडक्शन यूनिट्स, और ये बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाएंगे हर महीने के। तो सेल की बेस पे निकलवा रहा है वो, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, और ठीक है, चलो मैं भी लिख लेते हैं यहाँ पे, लेकिन वैसे में चाहिए नहीं। मैंने क्या कहा था जी उसने, 60% ऑफ और 40% ऑफ करंट मंथ सेल, 40% ऑफ करंट सेल
यूनिट्स मुराद है, और 60% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। अब आपकी सेल यूनिट्स में मुराद है, प्रोडक्शन यूनिट्स में निकाल लेना, तो सेल रेवेन्यू का नहीं लेना, सेल यूनिट्स का लेना है। तो जनवरी में वैसे ये नहीं है, जनवरी में नहीं है, जनवरी में उसके बाद से वो पॉलिसी लगनी है, तो जनवरी में लेकिन 60% वाली पॉलिसी है। ऐड करके ये प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। जी, को बता सकता है कितने यूनिट्स आएंगे? वैसे मुझे सेल यूनिट्स लिख देने चाहिए थे, लेकिन चलो, जनवरी में सेल यूनिट्स नहीं बताए हुए, फरवरी में 2400 यूनिट्स हैं, 2400 सेल यूनिट्स है, उसका 40% इधर आएगा और उसका 60% इधर आएगा, तो 40। और 2400 का 40%, 960 यूनिट शायद, चेक करें। कैसे पता चला 2400 का? 2400 सेल यूनिट्स हैं क्वेश्चन में। सेल यूनिट्स दिए हुए 2400, उसका 40% करोगे तो करंट मंथ की सेल के बराबर निकल आएंगे प्रोडक्शन यूनिट। और अगर 2400 का किया तो ये पिछले महीने में जो ये जो पॉलिसी थी जी। आगे क्या करूंगा? मार्च की सेल का 60% निकालूंगा तो फरवरी में, मार्च की सेल का 40% निकालूंगा तो मार्च में। जी, ये कितना आता है? मार्च की सेल थी कितनी? 3200 यूनिट्स, इसका 60%, 1920। ये इधर आएगा ना बेटी, जो ऊपर ये वाली पॉलिसी देखती जानी है ना, 40% ऑफ करंट सेल, 60% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। इस पॉलिसी को फॉलो करो। नहीं समझ आ रही? अगली सेल कितने यूनिट्स की है? 4000। उससे अगली तो 4000 का 40%, 1600। 4800 का 40%। उसने कहा है प्रोड्यूस कब होगा, इसका मतलब आप बेचने के बाद प्रोड्यूस करेंगी। प्रोडक्शन बेचने से पहले होती है बेटी। उसने ये कहा था कि अगले महीने की सेल का 60% हम जनवरी में प्रोड्यूस करेंगे, तो जनवरी से अगला महीना जनवरी नहीं होता, फरवरी। ठीक है, तो जनवरी के महीने में जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो फरवरी में जितनी सेल होनी है उसका 60% बना के पहले ही रख लेंगे। असल में बेचने से पहले बनाया जाता है, बेचने के बाद नहीं, इसीलिए वो पीछे लेके जा रहा है आपको। नहीं समझ आ रही? आ गई? चंगा, आ गई, नहीं आई तो फिर सारा मिटाना पड़ा है। बताओ भी बच्चों। नेक्स्ट 2880 और आगे नहीं है डाटा शायद। टोटल करो। ये कौन से यूनिट्स निकल रहे हैं? ये प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। हर महीने हम दो तरह के यूनिट्स बना रहे हैं, उस महीने की सेल का 40% और अगले महीने में होने वाली सेल का 60% बना रहे हैं, तो दोनों बनाने हैं। जनवरी में सिर्फ ऐसे है कि अगले महीने की सेल का 60% बना रहे हैं, उस महीने की सेल है ही नहीं, जनवरी की अपनी सेल 0 है ना, इसीलिए ये वाला पॉइंट नहीं है। जी, मेन तो इररिलेवेंट है, वैसे जरूरत नहीं है हमारे लिए, शायद कहीं जरूरत पड़ जाए तो ले लेंगे, अदरवाइज
मेन वैसे हमें यहाँ तक बनाना था, लेकिन कई दफा एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाती है तो मैंने बना लिया। चलो जी आगे चलो। यानी ये वाले पैराग्राफ से प्रोडक्शन निकल आई तीसरे से। चौथे पैराग्राफ में उसमें क्या दिया हुआ है, सेल। तो सेल की कलेक्शन ये दी हुई है बुलेट नंबर 5 में। तो सेल्स रेवेन्यू की कलेक्शन होती है, सेल यूनिट्स की नहीं। ये जो रेवेन्यू दिया हुआ है 31, 20 और ये, तो कलेक्शन कैसे करनी है उसने क्या कहा है, सारी सेल क्रेडिट बेसिस पर है। सारी सेल किस पर है, 5% डिस्काउंट हमने कस्टमर को अलाउ करना है, उतने तमाम कस्टमर जो हमें कब पैसे देंगे, करंट मंथ में। जो कस्टमर से आपको करंट मंथ में पैसे मिल जाएंगे, आप उन्हें 5% डिस्काउंट, और उसने क्या 35% ऑफ द सेल इसके लिए क्वालिफाई। क्या मतलब है कि 35% सेल का हमें करंट मंथ में मिलेगा, बाकी 65% नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। ठीक है, तो बुलेट नंबर 4 और 5 से मैं सेल की कलेक्शन कर सकता हूं। तो वर्किंग नंबर 2 पर आ जाए जनाब, कलेक्शन ऑफ सेल, वर्किंग 2। अब मैं सवाल को टाइम बचाने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ता जा रहा हूं और उसका ट्रीटमेंट करता जा रहा हूं जी। चलो भाई चलो। तो पॉइंट नंबर 2 से वर्किंग 2 होगी कलेक्शन ऑफ सेल्स। वैसे सेल की मैं वर्किंग 1 करता होता हूं, लेकिन ये अभी टाइम बचाने के लिए जी। तो मंथ वाइज कलेक्शन, मंथ वाइज सवाल है तो लिखे जी मंथ, और आगे सेल्स लिख लें, 2 किस्तों में पैसे मिलने हैं। और मंथ हमारे फिर दोबारा आएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। एक एक लाइन छोड़ के मैं फिगर लिखता हूँ ताकि कैलकुलेशन की जरूरत पड़ जाए तो ठीक है। जनवरी, फरवरी, बल्कि जनवरी की तो सेल है ही नहीं शायद, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी की सेल नहीं है ना, तो फरवरी की सेल कितनी की, 3 0 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे जी, 4160। अगली नहीं लिख रहा। अब कलेक्शन कैसे होनी है, 3120 का 35% उसी मंथ में, फरवरी की सेल का 35% फरवरी में और 65% मार्च में। तो ये ऐसे करूंगा मैं, 3120 इंटू 35%, 3120 इंटू, लेकिन जो ये मिल रहा है इस पे डिस्काउंट भी है, तो कितना डिस्काउंट है, तो 95% कर ले। 3120 का 35% और 65 और 35% जो अमाउंट आएगी उस पे डिस्काउंट लगाना है, सब पे नहीं लगना। दसो कितना आंदा है, 1037 पॉइंट, पर ठीक है 1037 राउंड करो भाई, एडी टेंशन नहीं है, 0.4 लिखिए, 1037। क्या ये समझ आइए क्या किया मैंने, 3120 का 35% किया और 65%, और 35% वाले पे डिस्काउंट लगाने के लिए मैंने डायरेक्ट 95% कर लिया जी। अगला क्या आता है, 2028। चलो भाई आगे चले जी आगे। नहीं, मार्च की कलेक्शन मार्च से आनी है जी। तो 138304, और अप्रैल की कलेक्शन अप्रैल से 1729। बाकी महीने हम नहीं कर रहे, तो जनवरी में कलेक्शन नहीं है, फरवरी में 1037,
मार्च में 11 और अप्रैल में, चलो ऊपर जाके कॉपी कर लें, 1037। ओहो, 1037 3411 44 ले जी। तो रिसीट्स का टोटल कर लें, और वैसे रिसीट्स है कोई नहीं, लेकिन चलो अभी छोड़ दो, कोई पता नहीं बाद में निकल आए कोई रिसीट्स, ठीक है। अगला बुलेट पढ़े जी, अगले ये बुलेट पेमेंट्स के हैं जी जनाब। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, क्या दी हुई है, और मुझे टोटल चाहिए वेरिएबल कॉस्ट में, मटेरियल भी टोटल चाहिए, लेबर भी टोटल चाहिए, और क्या टोटल चाहिए, वेरिएबल। तो बेटा ये क्योंकि फैक्ट्री की कॉस्ट है तो इनको टोटल में कन्वर्ट करने के लिए सेल यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। प्रोडक्शन यूनिट्स की आपने वर्किंग की थी, जरा करो जो आपने प्रोडक्शन यूनिट्स निकाले थे, बल्कि ये तो हर महीने के अलग अलग निकालना पड़ना है, ये तो बड़ा लंबा काम हो जाना है, ठीक है। वजह यह है कि वो हर महीने के प्रोडक्शन यूनिट्स अलग हैं। हाँ जी ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा आगे वो क्या कहता है, ये तो कॉस्ट निकलेगी अभी, इनको हमने प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करना है हर महीने के। रॉ मटेरियल कॉस्ट की पेमेंट कैसे होगी ये बताया हुआ है, लेबर की सैलरीज कैसे पे होगी ये बताया हुआ है, और ओवरहेड्स कैसे पे होंगे ये बताया हुआ है, समझ आ रही है। तो लेबर, ओवरहेड्स और रॉ मटेरियल, तो मैं पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल रहा हूं, फिर उसकी पेमेंट। तो वर्किंग 3 हेडिंग दे रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट और पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यही सबसे ट्रिकी कैलकुलेशन होती है। बाकी लेबर एफओएच में कोई मसला नहीं है, वो तो एक एक लाइन की कैलकुलेशन है, बस यही मेरा अब काम है। बाकी आगे सवाल आपने लेबर खुद निकालनी है, ओवर वो लेबर कॉस्ट के लिए पर यूनिट दिए इंटू यूनिट्स करोगे तो आ जाएगी हर महीने की लेबर कॉस्ट, उसको दे देंगे फिर उसी महीने में। उसने कहा है जिस महीने की लेबर है उसको मेरा ख्याल है उसी महीने में देना कि अगले महीने में, फर्स्ट, हाँ तो वो अगले महीने पे हो जाएगी। मसला ज्यादा किसका है, रॉ मटेरियल का। हाँ जी, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, इसको मल्टीप्लाई कौन से यूनिट से करना है, याद रखें जब भी रॉ मटेरियल पर यूनिट को इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स किया जाता है, ये रॉ मटेरियल परचेज नहीं आता, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा। क्या आएगा, प्रोडक्ट बनाने पे जितना रॉ मटेरियल यूज होना है, ये यूजेज आएगी रॉ मटेरियल की। अब ये मैंने कहाँ बताया था, जब मैंने आपको करवाई थी ना मटेरियल परचेज बजट और यूजेज, बल्कि मैंने आपसे कहा था मटेरियल बजट के दो हिस्से होते हैं, पहले यूजेज निकलती है फिर परचेज निकलती है। तो यहाँ पे भी वही असूल है, रॉ मटेरियल की डायरेक्ट परचेज नहीं आएगी, ये 600 रुपए इंटू प्रोडक्शन यूनिट करने से मटेरियल की यूजेज आएगी। तो आज आपने जाके वो जो रॉ मटेरियल वाले पेजेस थे ना उनको जरूर पढ़ लेना है। वजह वो आए ही नहीं, इतने दिनों से इस्तेमाल नहीं हुए, भूल गए होंगे आप, या लेक्चर देख लीजिएगा। तो रॉ मटेरियल यूजेज आती है पहले, फिर रॉ मटेरियल परचेज के लिए इन्वेंट्री दी होगी या सवाल में जो कहा हो जो, लेकिन पहले रॉ मटेरियल यूजेज निकलती है। तो देखें जी कितनी आती है रॉ मटेरियल की यूजेज हर महीने की। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। हाँ जी, मटेरियल की कॉस्ट या यूजेज पर यूनिट क्या दी हुई थी,
मटेरियल की यूजेज पर यूनिट क्या थी, इसको इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स करना है, तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजेज या कंजम्पशन भी कहते हैं इसको। ये यूजेज बजट बन जाएगा। 600 रुपया था ना मटेरियल, 600 रुपया पर यूनिट इनटू पहले महीने में प्रोडक्शन यूनिट W1 वर्किंग वन में कितने थे, 1400, ये आपने निकाले हुए थे। बताओ भाई कितना आता मटेरियल, 860, अंडरलाइन कर लें मटेरियल यूजेज, ये यूजेज बजट बन गया है। टेस्ट के लिए वो कुछ ना कुछ खुद बताएगा या इन्वेंट्री का जिक्र करेगा, जो कहेगा। जी बेटा, सारी दफा 600 रुपये ही है शायद, इनटू यूनिट्स आप खुद कर लें। यूनिट्स जो मुझे नहीं पता कितने कितने यूनिट्स हैं, वो मुझे ऊपर बार बार जाना पड़ेगा जी। प्रोडक्शन यूनिट 2880, 36, मई का। उसकी शायद हमें जरूरत ना पड़े, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ, हमें वैसे जरूरत पड़नी ही नहीं उसकी, मई की। जी बच्चों निकाल लें जरा प्लीज। 17,000, आगे 220, नेक्स्ट 2688। अच्छा चलो, अब ये 1000 पूरे लिखे जा रहे हैं, ठीक है, बाद में राउंड कर लेंगे जी। डबल वन, इसके ऊपर अब बेस करना है, परचेज ने जो भी निकाला जाना है वो इसकी मदद से निकलना है, ये जो कंजम्पशन आई है। तो वो क्वेश्चन में क्या कहता है, बुलेट अगला पढ़ना है, 7वां बुलेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बुलेट है और ध्यान से पढ़ना है। वो कहता है रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 16 लाख विल बी परचेज्ड इन जनवरी की परचेज है, वो खुद बता दिया है। अब आपको जनवरी की परचेज निकालने की जरूरत नहीं है। जनवरी की परचेज क्रेडिट पे है कैश पे है, कितनी अमाउंट की है, 16 लाख की। इसका मतलब है ये जो मैं परचेज निकालना चाह रहा हूं ना, ये अदर देन जनवरी निकालनी है मुझे, क्योंकि जनवरी की तो फिगर दी हुई है 16 लाख की परचेज कॉस्ट, और दी भी कैश पे है। लिखा है ना उसने कि जनवरी के मंथ में कितनी मटेरियल परचेज होगा। हालांकि मैंने जो अभी ये कैलकुलेशन किया इसकी बेस पे तो तकरीबन कोई 8,64,000 समथिंग कुछ बनना चाहिए, लेकिन उसने कहा नहीं, जनवरी को आप छोड़ दें, जो आपने ये किया है, ये जनवरी की बात को साइड पे करें, ये जनवरी को छोड़ दो। जनवरी की परचेज तो 16 लाख रुपए की, और सारी परचेज किस पे है। तो आगे चले, देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब है जनवरी के बाद, फरवरी से ऑनवर्ड, ये असल में मेन है। देयर आफ्टर कंपनी इंटेंड्स, या जो भी बंदा है, इंटेंड्स टू फॉलो अ पॉलिसी ऑफ परचेजिंग। जी परचेजिंग की एक पॉलिसी बता दी है, जैसे प्रोडक्शन की नहीं दी हुई थी पॉलिसी, वैसे उसने परचेजिंग की पॉलिसी क्या दी है, 50% ऑफ द मंथली रिक्वायरमेंट। मंथली रिक्वायरमेंट का मतलब वो जो आपने अभी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं निकाली, मटेरियल यूजेज, उस मटेरियल यूजेज का 50% उसी मंथ में परचेज होगा, 50% उसी मंथ की रिक्वायरमेंट परचेज होगी, और 50% नेक्स्ट मंथ की रिक्वायरमेंट परचेज होगी। लेकिन ये पॉलिसी जनवरी में नहीं है, कहां से है, तो फरवरी में। फिर इसका मतलब है मैं क्या करूंगा, फरवरी में 50% मैं इसका परचेज करूंगा और 50% इसका परचेज करूंगा। समझ आ रही है। तो फरवरी में 50% ऑफ करंट मंथ रिक्वायरमेंट, इसको कहते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट, यूजेज को रिक्वायरमेंट भी कहते हैं।
50% करंट मंथ का परचेज करूंगा, 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ। आगे वो क्या कहता है, ऑल परचेजेस आफ्टर जनवरी शैल बी मेड ऑन, जनवरी के बाद वाली सारी क्रेडिट पे है। तो असल में मैं जो निकालना चाह रहा हूँ वो फिर जनवरी की तो छाप देनी है आपने सवाल में। असल में मसला जो आपको पढ़ना है ना वो कौन सी परचेज का पढ़ना है, फेब्रुअरी की। तो मटेरियल की जो परचेज कॉस्ट है जी, यहाँ पे अगर मैं लिखूं मटेरियल की परचेज कॉस्ट की पेमेंट, तो जनवरी की कितनी है, 16 लाख, ये कैश पे है। बाकी फिर अब आपने निकालनी है आगे, बाकी की वर्किंग करनी, मार्च में पे होगा जी। ये तो 16 लाख का लहदा है ना इसका, वो निकालना पड़ना है जी। असल में ये तो अभी यूजेज आई थी। अब आप नीचे हेडिंग दें मटेरियल परचेज कॉस्ट। अब ये मटेरियल परचेज बजट बनने लगा है। कौन सा बजट बनने लगा है, और पॉलिसी उसने बता दी है जनवरी के बाद। तो मैं जनवरी का कॉलम बनाऊंगा ही नहीं, फरवरी, क्या पॉलिसी है, 50% ऑफ सेम मंथ रिक्वायरमेंट, या करंट क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, 50% ऑफ मंथली रिक्वायरमेंट इन द सेम मंथ, 50% ऑफ सेम मंथ रिक्वायरमेंट परचेज करना है, 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ्स। अब इसमें उसने इन्वेंट्री वगैरह देने की बजाय पॉलिसी बता दी है, तो ये क्रेडिट की परचेज कॉस्ट निकल आएगी। फरवरी से मेरा ख्याल है 2/8/64 आता है ये, चेक करें मैं सही कर रहा हूँ। इतना ही है, 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ, टेंशन कोई नहीं है। ये नहीं है, वन नाइन, ले ये परचेज कॉस्ट आ गई क्रेडिट वाली। अभी ये क्रेडिट पे आई है, ठीक है। वो जो 50-50 वाली थी सारी पॉलिसी के मुताबिक ये परचेज होगी, लेकिन पेमेंट ऐसे नहीं होगी। हमेशा पहले यूजेज निकालनी है, फिर परचेज की कॉस्ट निकालनी है। जब निकाल लोगे फिर पेमेंट को देखना है, सब कुछ मिक्सअप नहीं कर देना। पहले यूजेज फिर मटेरियल परचेज जब आ जाए देन पेमेंट देखो। तो अब उसने पेमेंट की पॉलिसी क्या बताई है, पेमेंट आफ्टर 30 डेज। तो ये जो फरवरी की परचेज है ना ये मार्च में पे होगी, मार्च की अप्रैल में, अप्रैल वाली, तो आ जाओ ऊपर जरा, मार्च में कितनी पे होगी, फरवरी में डैश आ जाना है, 19 आगे। चलो ये अब आपने खुद लिखनी होगी घर से।
मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ बस, कर लोगे कि नहीं? टेक्निकल चीज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सिर्फ एक ही है, मटेरियल की परचेज कॉस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? चलो ओके, फिर अल्लाह हाफिज।